नमस्कार दोस्तों। एग्जाम की रणभूमि में उतरने से पहले आइए भरें अपना तरकश। दोस्तों, पाकिस्तान में जो हुआ है ना, उसे समझना बहुत जरूरी है। एक तरह से वहां तख्ता पलट हो चुका है। लेकिन ठहरिए, ये वो वाला कू नहीं है जिसमें टैंक सड़कों पर उतार आते हैं। नहीं, सोर्सेज इसे कॉन्स्टिट्यूशनल कू कह रहे हैं। मतलब संविधान का सहारा लेकर ही सारी पावर आर्मी चीफ आसिम मुनीर के हाथों में दे दी गई है। और जब मैं कहती हूँ सारी पावर, मेरा मतलब है सब कुछ, यहां तक कि न्यूक्लियर बटन भी। तो सवाल उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? जैसे मैंने अभी बताया, कोई मिलिट्री टेकओवर नहीं हुआ। ये सब हुआ है बड़े शांत तरीके से, संविधान में एक बड़े बदलाव के जरिए। और वो बदलाव है पाकिस्तान का 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इस एक अमेंडमेंट ने वहां के मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। इतना बड़ा बदलाव पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया। और इसी अमेंडमेंट से पैदा हुआ है एक नया सुपर पावरफुल पोस्ट, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिसे हम सीडीएफ कहेंगे। और गेस व्हाट, इस पोस्ट को संभालने वाले पहले शख्स बने हैं जनरल आसिम मुनीर। तो अब उनके पास डबल पावर है, वो आर्मी चीफ भी हैं और अब सीडीएफ भी। चलिए, इस सीडीएफ को आसान भाषा में समझते हैं। आखिर ये है क्या? सोच के देखिए, पाकिस्तान की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इन तीनों के चीफ्स के ऊपर अब एक बॉस बिठा दिया गया है, एक सिंगल पॉइंट कमांडर। ये पाकिस्तान की मिलिट्री हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है। और हाँ, कॉम्पेरेटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टर्म सीडीएफ, इसको बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए। तो पहले क्या था और अब क्या हो गया है, इसका फर्क समझिए। पहले एक पोस्ट हुआ करती थी, सीजेसीएससी। ये ना एक कमेटी के चेयरमैन जैसा था, बस कोऑर्डिनेशन का काम, मीटिंग बुलाना, सबको साथ मिलाना। लेकिन अब जो सीडीएफ है, वो कोऑर्डिनेटर नहीं है, वो कमांडर है, सीधी अथॉरिटी। जहां सीजेसीएससी का स्ट्रेटेजिक एसेट्स पर कंट्रोल लिमिटेड था, वहीं सीडीएफ के पास अब स्ट्रेटेजिक और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर एसेट्स का पूरा कमांड है। देख रहे हैं आप, कितना बड़ा शिफ्ट है ये। और पावर्स की बात करें तो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। सीडीएफ का टर्म 5 साल का है, जिसे एक्सटेंड भी किया जा सकता है। लेकिन सबसे शॉकिंग बात तो ये है, उन्हें लाइफ टाइम लीगल इम्यूनिटी मिल गई है। लाइफ टाइम, इसका मतलब उन पर किसी भी चीज के लिए कोई केस, कोई मुकदमा नहीं हो सकता। एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि ऐसी अनलिमिटेड पावर और इम्यूनिटी तो सिर्फ एक कू यानी तख्ता पलट की स्थिति में ही देखी जाती है। ओके, तो इन सब बदलावों का सबसे खतरनाक, सबसे गंभीर नतीजा क्या है? एक शब्द में कहूं तो न्यूक्लियर वेपन्स। हाँ, पाकिस्तान के परमाणु हथियार। चलिए अब देखते हैं कि कैसे इस पूरे गेम में न्यूक्लियर बटन एक इंसान के हाथ में आ गया है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो सवाल ये है कि इस अमेंडमेंट से पहले न्यूक्लियर आर्सेनल को कंट्रोल कौन करता था? सिस्टम क्या था? पहले सिस्टम काफी अच्छा था, काफी डिस्ट्रीब्यूटेड था। एक नेशनल कमांड अथॉरिटी थी, मतलब पावर किसी एक के पास नहीं थी, कई लोग मिलकर निगरानी करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें सिविलियन लीडरशिप यानी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी रोल होता था। सोच लीजिए, एक प्रॉपर सिस्टम था चेक्स एंड बैलेंसेस का, ताकि कोई एक आदमी अपनी मनमानी ना कर सके। तो वो था पहले। और अब आप कंट्रोल किसके हाथ में है? अब वो सारे चेक्स एंड बैलेंसेस खत्म। न्यूक्लियर बटन इफेक्टिवली एक ही इंसान के हाथ में है, जनरल आसिम मुनीर। क्यों? क्योंकि अब वही नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सुप्रीम कमांडर हैं और यही कमांड पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर आर्सेनल को कंट्रोल करती है। दैट्स इट, गेम ओवर है चेक्स एंड बैलेंसेस। चलिए अब इसके असर की बात करते हैं। इतनी सारी पावर एक हाथ में आने का पाकिस्तान की गवर्नेंस और डेमोक्रेसी पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? एक्सपर्ट्स तो सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये एक मिलिट्री स्टेट को फॉर्मलाइज करने जैसा है। और इसके असर साफ दिखने लगे हैं। सबसे पहले, जो चुनी हुई सरकार है, उसकी पावर ना के बराबर रह गई है। दूसरा, अब मिलिट्री ऑफिशियली ही गवर्नमेंट से ऊपर है, ये औपचारिक हो गया है। इस अमेंडमेंट ने जुडिशरी यानी न्यायपालिका की शक्ति को भी कम कर दिया है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान में अथॉरिटेरियनिज्म यानी तानाशाही बढ़ेगी और डिसेंट या विरोध के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ओके, ये तो हुई पाकिस्तान के अंदर की बात, लेकिन इससे हमें खासकर भारत को क्या फर्क पड़ता है? ये पूरे रीजन के लिए इतनी बड़ी चिंता की बात क्यों है? पहले नंबर्स पर एक नजर डालिए। सोर्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास करीब 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, भारत के पास करीब 180। अब आप खुद सोचिए, इतने बड़े न्यूक्लियर आर्सेनल का कंट्रोल जब किसी एक इंसान के हाथ में आ जाए तो रिस्क कितना ज्यादा बढ़ जाता है। तो भारत के लिए इसका सीधा मतलब क्या है? सबसे पहला और सबसे बड़ा खतरा
क्राइसिस के टाइम न्यूक्लियर वॉर का रिस्क बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि अब डिसीजन लेने से पहले कोई कंसल्टेशन, कोई सलाह मशवरा नहीं होगा। एक आदमी फैसला लेगा, फैसला तेजी से होगा, पर शायद उतना ही रेकलेस भी। डिप्लोमेसी के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए इंडिया को अब अपने थ्रेट परसेप्शन को दोबारा से असेस करना ही होगा। और इसमें एक इंटरनेशनल एंगल भी है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। सोर्स पॉइंट आउट करता है कि हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से आसिम मुनीर से मुलाकात की, उससे सवाल उठ रहे हैं। क्या अमेरिका इस पूरे बदलाव को अपनी मौन सहमति दे रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। तो चलिए अब इस पूरी सिचुएशन को पाकिस्तान की हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में रखते हैं, ताकि हम समझ सके कि इस बार जो हो रहा है वो पहले से अलग और ज़्यादा खतरनाक क्यों है। देखिए, पाकिस्तान ने पहले भी मिलिट्री डिक्टेटर्स देखे हैं, अयूब खान, ज़ियाउल हक। उन लोगों ने जोर ज़बरदस्ती से कू करके पावर हासिल की थी सबके सामने। लेकिन आसिम मुनीर के केस में फ़र्क बहुत बड़ा है। यहाँ वही काम संविधान का चोला पहनाकर किया जा रहा है, पावर को कॉन्स्टिट्यूशनली फॉर्मलाइज किया जा रहा है। ये है सबसे बड़ा अंतर। एक्सपर्ट्स इस मॉडल को कहते हैं गैरिसन स्टेट। ये टर्म याद रखिएगा। गैरिसन स्टेट का मतलब है एक ऐसी सिचुएशन जहां मिलिट्री ही स्टेट बन जाती है, मतलब सेना ही सब कुछ कंट्रोल करती है, पर्दे के पीछे से भी और सामने से भी। और ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान अब इसी मॉडल की तरफ तेजी से जा रहा है। एग्जाम्स के लिए टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि जनरल आसिम मुनीर शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री के सबसे पावरफुल लीडर बन चुके हैं। सोचिए, एक ही व्यक्ति जिसके कंट्रोल में देश की सेना भी है और देश के न्यूक्लियर वेपन्स भी। इतनी पावर का एक जगह इकट्ठा होना न सिर्फ पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए, बल्कि पूरे रीजन की सिक्योरिटी और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और अब जाने से पहले आपके एग्जाम्स के लिए एक इंटरेस्टिंग सवाल छोड़कर जा रहा हूं। हम सबको पता है कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी नो फर्स्ट यूज की है, यानी हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में वो इकलौता देश कौन सा है जिसने ऑफिशियली, आधिकारिक तौर पर फर्स्ट यूज न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन डिक्लेयर किया हुआ है? सोचिए इस पर। इस टॉपिक पर आपके लिए रेडी रेकनर नोट्स डिस्क्रिप्शन दिए लिंक से एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह के झटपट वीडियोस एंड रेडी नोट्स के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपकी सफलता में आपका साथी बनना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन।